डॉक्टर रघुनंदन सर हाँ साहब। और डॉक्टर दावी सर, आप दोनों का स्वागत है किसान संवाद में। ठीक है। शेयर कर दूं सर स्क्रीन। हाँ सर, आप इंट्रोडक्शन करके हमारा जो है तय हो चुका है वो कर सकते हो। भारत भर के किसानों को इस किसान दिवस पर मेरी हार्दिक बधाइयां और अभिनंदन। आज इस किसान दिवस पर जो किसान का सबसे लोकप्रिय औजार है वो है हल। अब हल के बारे में, हल कहाँ से, हल का निर्माण कब हुआ है, हल कब अपने को हल से खेती करने का कब से मालूम हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी संक्षेप में आपको बताऊंगा। तो अभी इस कार्यक्रम के आयोजकों का, सभी किसानों का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी किसानों को इस दिवस पर एक बार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पारंपरिक हलમાં સુધારા દ્વારા જમીન ખેડવામાં થતા फायदा। अपने वेबिनार, अपने वेबिनार का टॉपिक यही है, ये टाइटल है। इस पे अपन हल में क्या क्या सुधारा कर सकते हैं, ये सभी भारत भर के जो जितने भी किसान हैं वो इसको विधि को अपनाएंगे तो उनको जमीन खेड़ने में, जमीन को जोतने में बहुत आसानी रहेगी और कम समय में जमीन जुत जाएगी। और उनको मतलब क्या है कि हल के पीछे खेड़ने के लिए जो चलना पड़ता है उसमें भी 50% से ज्यादा का उनको सुधारा होगा, 50% कम चलना पड़ेगा। तो मैं सबका एक बार वापिस इस सेमिनार में स्वागत करता हूं। आज सेमिनार में हम हल नो इतिहास, मतलब हल का इतिहास क्या है, कब से हल लोग बाग वापरना शुरू किया उसके बारे में, और हम हमारी यूनिवर्सिटी में इस पे संशोधन किया उसके बारे में। और मतलब क्या है कि पशुधन, पशुधन का कैसा होना चाहिए हल को खींचने के लिए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे जो साथी हैं वो लकड़ी के हल से अपन बुआई करते हैं, तो बुआई करने के लिए बुआई यंत्र बनाया उन्होंने, तो वो लकड़ी के हल में लग जाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो हल वो इतिहास के, ये तो अपन आधुनिक जमाने में रहते हैं, तो आधुनिक जमाने में जो संशोधन हुआ है उससे मालूम पड़ा कि 6000 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले ये अपने को खेड़ने के या जोतने के औजार की माहिती मिली है। जो मतलब पहला औजार कब मिला, ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले। और अपने पुराणों में भी जानने को मिलता है कि भाई द्वापर युग में राजा जनक हल चला रहे थे, तब उनको जमीन में एक कलश मिला और कलश में सीता मैया मिली। तो ये हल, तो हल का इतिहास तो बहुत जूना है। और त्रेता युग में तो आप सभी जानते ही हैं, भगवान बलराम का मुख्य अस्त्र क्या था, हल। तो उसके बाद ये सभी बहुत पुरानी बातें। फिर रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में खेती के लिए हल को मेसोपोटामिया 3000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले रोम और ग्रीक में हल हल मिले थे, वो खेती हल से करते थे। अब टूक में कहवानो છે कि अपने भारत में, अपने भारत में जितनी तरह के हल हैं उसमें सबसे ज्यादा हल बलराम, भगवान बलराम की हल की तरह के ही हैं, ज्यादातर डिजाइन उसी की है। देखो ये बलराम का हल है, ये खाली मैं आपको बता रहा हूं। पुरानी गाथाओं में जो भी अपने बलराम, भगवान बलराम हल लेके ही दिखते हैं। और ये अपना किसान है, भारत का किसान है, पारंपरिक हल के साथ इसका एक मूर्ति है। ये देखो, भारत नु किसान, पारंपरिक हल, लाकड़ा नु हल। हल केवो होवो જોઈએ, हल एवो होवो જોઈએ, कैसा होना चाहिए हल, हल तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने किसान अपने कंधे पे डाल के खेत से घर और घर से खेत ले जा सके। और उसके लिए जो बलराम, श्री बलराम जी के हल जैसा ही हल अपने भारत में सब जगह लोकप्रिय है। और वैसा ही उसमें थोड़ा बहुत सुधारा, कोई मतलब बेल बड़े हैं, बेल छोटे हैं, उसके अनुसार सभी जगह हो गया, वही चल रहे हैं पारंपरिक हल। ये देखो, ये इसका एक मॉडल है। अब विदेश की बात करें तो एक एकेडियन एम्पियर में एक अपने को सील मिली है। सील में
बैल और हल दिखा हुआ है। ये 2200 ईसा मसीह के जन्म के 2200 साल पहले की बात है। फिर ये देखो रोम में भी 3000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले खेती का मत के लिए हल का उपयोग करते थे। और ये देखो इजिप्ट 1200 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 1200 साल पहले इजिप्ट में भी हल से खेती करते थे और बैल होते थे। ये इजिप्ट में लाकड़ा लकड़ी के हल से कैसे खेती करते थे वो बताया हुआ है। अब ये ग्रीक और रोम में भी लकड़ी के हल और बैल को उपयोग करते थे खेती के कामों के लिए। अब ये देखो ब्रिटेन में, ये 13वीं सदी का फोटो है। ब्रिटेन में भी लकड़ी के हल से और बलद सोनका साहब की आवाज नहीं आ रही। हाँ, चंद्रकांत साहब की आवाज स्टॉप हो चुकी है वहाँ पे। अभी सर आप देख सकते हैं क्या? हाँ, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट ही हो चुके हैं, वापस हो जाएंगे कम। सेम उसी लिंक से ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए सर। सेम लिंक से ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए सर। हाँ बोल दिया सर। तो उनका सर ज्वाइन हो रहे हैं वापस। यस। फनका सर आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करेंगे प्लीज। यस। एक पीपीटी फिर से एक बार शेयर करेंगे। सर पीपीटी ऑन कर दीजिए वहाँ पे, शेयर स्क्रीन कीजिएगा।
सर ये अनम्यूट कीजिएगा स्वर्णकार सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिएगा, हाँ यस, ओके। आ रहा है सर? यस यस आ रहा है सर, हाँ जी, इट्स ओके। ओके यस सर। सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ये ब्रिटेन में जो लकड़ी का हल काम में लेते हैं उसका दृश्य है। ये 14वीं शताब्दी का है। ये इसी तरह से ये देखो, ये पर्शिया में जो हल काम में लेते हैं। अभी मैं विदेशों के जो हल है वो बता रहा हूं, उसके बाद भारत में अलग अलग स्टेट में जो हल है वो बताऊंगा। ये देखो, इथोपिया और पर्शिया में जो लकड़ी का हल वापरते हैं वो उसका बैंड है, बीम। जो बीम है वो बैंड है। ये भी पर्शिया में लाकड़े का हल है, लकड़ी का हल। ये देखो, इथोपिया पर्शिया में जो भी हल काम में लेते हैं वो है। ये भी वही है। स्कॉटलैंड में इस तरह का हल काम में लेते हैं। आगे एक ब्लेड लगा देते हैं। ये देखो, एक आगे ब्लेड लगी हुई है। ये भी स्कॉटलैंड का हल है। और ये इथोपिया पर्शिया में वपरातु एक बीजू हल है। और ये इथोपिया पर्शिया में जो लकड़ी का हल वापरते हैं, लकड़ी का हल जो काम में आता है वो है। ये देखो, ब्रिटेन में ये मतलब क्या है कि 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का फोटो। ये देखो, ब्रिटेन में वपराता लाकड़ानु हल, मतलब लकड़ी का हल। ब्रिटेन में भी उस वक्त घोड़े चलते थे, तो इसीलिए अपन हॉर्स पावर का शब्द कहां से आया? घोड़ों से। ये स्पेन में जो भी बैल को यूज में लेके देखो हल लगा के मतलब जुताई कर रहे हैं। और ये एक फेस्टिवल, एक तरह का उत्सव मना रहे हैं मार्च के महीने में। ये विलेज है पीटर्सलैंड का। ये ब्रिटेन में जो भी लकड़ी का हल वापरते हैं वो। अब ये इजिप्ट में गधे पे एक लड़का बैठा हुआ है, वो वैसे ही हल वापर रहा है जो पर्शिया और इजिप्ट में वापरते हैं। ये देखो, नेपाल में मतलब बैल की जगह भैंसों का उपयोग करके खेती करते हैं। ये बांग्लादेश का फोटो है। तो 1960 में जो भारत का एक किसान का एक फोटो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि वो कैसे हल वापर रहा है। ये मॉडल है भारत में जुदा जुदा, भारत के अलग अलग विस्तारों में इसी तरह के ज्यादातर हल है। ये एक लकड़ी का ये हाथ वाला हल है। ये देखो, इसमें बैंट बीम वाला हल है। तो ये जनरली एक बहुत पुराना फोटोग्राफ है जिसमें किसान, देखो ये किसान घर से खेत आता है तब अपनी पगड़ी लगा रखी है, शॉल लगा रखी है और फिर ये जुताई कर रहा है। ये भी एक किसान का है चित्र। ये देखो, एक ये हल है जो महाराष्ट्र में वापरते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा हल काम में ले रहे हैं। ये देखो, ये भी एक तरह का जुदा जुदा, ये थोड़ा हेवी हल है, मतलब भारी हल है ये। तो ये छोटे स्मॉल हल है। ये मतलब क्या है? आंतर खेत, मतलब जो वीड्स हो जाते हैं उनको निकालने के लिए इंटरकल्चरिंग। तो ये भारत में जो हल वापरते हैं वो इसी तरह के हैं। ये रतनगिरी महाराष्ट्र इस तरह का हल वापरते हैं। उसमें आप देखो हैंडल, इसको बैंड हैंडल है। ये मेन फ्रेम है और उसमें हैंडल के लिए अलग से डिजाइन करके रखा हुआ है और ये बीम लगा देते हैं इसकी। ये देखो, ये बैंड तरह का हैंडल है। ये एक ही फ्रेम है और अगर जो शू है, बूट आगे होता है, उसमें एक कोस लगी होती है। ये देखो, ये भी भारत में अलग जगह में जो हल काम में आता है वो है। ये देखो, ये हल, आप हल की डिजाइन देखो। ये मतलब क्या है? हैंडल ऊपर से लगा हुआ है और ये पूरी बॉडी है। ये भी एक किसान है, वो जो इसे मतलब क्या है कि ये उसका मेन बॉडी है। इसमें दूसरे पिक्चर में ये देखिए, ये इसकी मेन बॉडी है और उसमें आगे इसका बूट लगा रखा है। ये भी एक किसान है और ये किसान है टिक्कमगढ़ का। तो टिक्कमगढ़ का किसान है, तो इसने क्या कर रखा है? जो हल है उसमें मेन बॉडी अलग है और उसने हैंडल अलग बना रखा है। तो ये भी टिक्कमगढ़ के किसान का फोटो है। ये वापिस वो मतलब महाराष्ट्र का हल है। ये मतलब क्या है कि ईस्टर्न
तमिलनाडु का, ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का हल भी आप देख सकते हैं। तो ज्यादातर हल अपने वो डिजाइन किए गए हैं जैसे बलराम के हल हो उस तरह से। इनका वजन 15 से 25 किलो होता है और आराम से अपना किसान कंधे पे रख के घर से खेत और खेत और खेत से घर ले जा सकता है। तो ये देखो, ये बंगाल में एक वीर भूमि बोलेपुर, वहां भी एक ये हल है। तो आप इसमें देखो, ये मेन बॉडी है और इसमें हैंडल को अलग से उन्होंने काट के उसको असेंबल कर रखा है, उसको चिपका रखा है। ये जो हल है ये मतलब क्या, इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन के लिए काम में आ रहा है। तो ये अलग अलग तरह के जो हल है भारत में, वो मैंने आपको उसका एक थोड़ा सा परिचय कराया। तो ये अलग अलग तरह के, ये गोवा का है हल। इसमें आप देख सकते हो हैंडल एकदम बैंड है ताकि कि जोर नहीं लगाना पड़े ज्यादा, आराम से बॉडी का वेट हैंडल पे रहे। ये भी एक तरह का बैंड हैंडल है। हैंडल में क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, लीवरेज होता है, उससे कम जोर लगता है, कम ताकत में हल अच्छी तरह से काम करता है। ये देखो, ये एक महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र के नागपुर साइड का है। इसमें आप ये देखो, जो बेल को लगाने की जो दूसरी है वो दूसरी डबल है, डबल दूसरी वापरते हैं तो बेल ज्यादा जोर करते हैं, 10 से 20% तक ज्यादा जोर करते हैं। तो डबल खेडूत भाइयों को चाहिए कि डबल दूसरी वापरे। ये है भूटान में, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सभी पहले बहुत पुराने समय में एक भारत के ही अंग थे। तो यहाँ जो भी हल है वो जनरली अपने चिला चालू जो लकड़ी का हल है, बलराम जी, भगवान बलराम जैसा वैसा ही हल है सब जगह। अब ये देखो ताजमहल, इसके सामने एक खेत है, खेत में किसान है, उसका हल भी आप देख सकते हैं। ये ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में खेती हो रही है, तो उसमें भी बैल कैसे हैं आप देखो, कैसे बैल कमजोर बैल है। इनका वजन 300 से ज्यादा नहीं होगा, 1 किलो एक का। तो जनरली ये डिजाइन सभी जगह काम में आती है अपने हल में। और भारत के जितने किसान हैं, 50% किसान के पास इसी तरह के हल हैं और अभी खेती भी वो बैल से ही करते हैं। इसलिए ये इसमें सुधार करोगे तो खेती में आपको आसानी रहेगी। ये भारत में देखो इस तरह के हल है। ये भी एक तरह का हल है। इसमें क्या है, बॉडी, ये फ्रेम, हैंडल और बॉडी एक है और अगर बूट अलग है और बूट में एक कोस दी हुई है, मतलब कोस का मतलब सरिया दिया हुआ है, मतलब क्रॉस बार। ये भी एक तरह का हल है। ये भी देखिए आप, इसमें एक आगे ट्रायंगल ब्लेड दी हुई है ताकि कि आराम से चीर सके जमीन को। तो ये वाला हल में देखो आप, इसमें एक इन्होंने ब्रैकेट दे रखा है हल में, और ये एक ही बॉडी है, हैंडल अलग से दिया हुआ है और ये इसकी वो बीम है। ये भी देखो आप, ये बिल्कुल हैंडल अलग है और उसकी बॉडी एकदम अलग है। तो ये अलग अलग तरह के हल है। तो हल का मतलब क्या है, एक कसी जुताई करने के काम आता है। और हल एक ऐसा लोकप्रिय, सभी किसानों में सबसे ज्यादा प्रिय है हल। हल से अपन क्या कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई मीन इंटरकल्चरिंग। तो हल सभी किसानों जो जिसके पास बैल की जोड़ है वो सभी हल रखते हैं। और हल बहुत सबसे अच्छा उपयोग काम में आने वाला औजार है खेडूत के पास, मतलब किसानों के पास। अब जो इसके मतलब क्या है, जो रेखा चित्र है उसके मैं द्वारा सिखाऊंगा कि ये हल है। तो इसमें क्या है, ये बॉडी अलग है और इसका जो हैंडल अलग है, बाकी तो सभी में एक जैसा ही है। ये इसका एकदम ड्राइंग है, साइंटिफिक ड्राइंग दी हुई है। ये हैंडल है। तो इसी तरह का एक और हल है, ये देखो, इसमें इसकी बॉडी बिल्कुल अलग दी हुई है, एक ही बॉडी है। ये भी एक तरह का हल है जिसमें सेम बॉडी हैविंग द हैंडल डिफरेंट मतलब हैंडल है वो अलग है। ये देखिए, ये भी इसी तरह का है। तो भारत में जो जितने तरह के भी हल वपराते हैं वो सभी ऑलमोस्ट सभी इस तरह के ही होते हैं, जिसमें एक बॉडी होती है, हैंडल या तो हैंडल अलग से ज्वाइन करना पड़ता है या फिर वो उसका जो बूट शू कहते हैं उसको अलग से ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये अलग अलग तरह के स्पेशल हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो ये देखो, ये मतलब एक ही बॉडी है, इसमें हैंडल अलग लगाना पड़ता है। तो
जितने भी किसान देख रहे हैं उसके बाद जैसा हल वापरते हैं तो उसी हल को वो छोड़े नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सुधारा करना है, उसमें थोड़ा एक ब्लेड लगानी है, तो उससे क्या है कि उनको खेती अच्छी होगी। उसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको। तो हमने जो लकड़ी का हल है उसमें सुधारा, मतलब सुधारा करने के लिए ताकि कि मोस्टली 70% फार्मर्स आर marginal and small farmer, and more than 50% cultivation is also being carried out by the बेल, मतलब बेल की सहायता से ही 50% या 50% से ज्यादा खेती अभी हो रही है। और बेल को छोड़ सकते नहीं, क्योंकि पहाड़ी विस्तार हो, जिसके पास जमीन बहुत कम हो, उसके लिए बेल ही एक सहारा है। बेल से के बेल होगा तो उसके पास हल जरूर होगा। तो हमने गुजरात के आदिवासी विस्तार में, जहां पर बेल बहुत कमजोर होते हैं और आदिवासी के पास जो हल है उसको अलग अलग तरह के हल हमने कलेक्ट किए और उनको अध्ययन किया, और उसमें से एक हल हमने चुना कि भाई इसके बारे में हम संशोधन करेंगे ताकि किसानों को फायदा हो। तो ये हमने इस हिसाब से किया। इसमें एक डॉक्टर के.एल. डाबी भी मेरे साथ थे। तो ये संक्षिप्त में कहें तो ये भारत में जितने भी तरह के हल हैं आप देख रहे हैं, ये सभी हल, उनकी प्रेरणा कहां से मिली? अपने को श्री बलराम जी के हल से। अब ये थोड़ा मैं मिट्टी पलट हल पे बात करता हूं। मिट्टी पलट हल भी होते हैं, मतलब क्या, बेल से चलने वाले। ये देखो, ये मिट्टी पलट हल है, बेल से चलने वाले। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मिट्टी पलट हल में ये आपने देखा 6 नंबर की, ये है शेयर प्लेट। अगर ये शेयर प्लेट, इस तरह की शेयर प्लेट अपन लकड़ी के हल में भी लगा दें तो क्या है कि कम समय में ज्यादा मिट्टी जुताई हो सकेगी और 50% समय में अपना काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा चौड़ी जुताई होगी। तो अब मैं इस पे आ जाता हूं भाई। अभी अपने पास, अब थोड़ा मैं जो बेल है, बेल कितनी शक्ति कर सकता है, बेल कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में खाली एक संक्षिप्त में बताऊंगा। अभी अपने पास भारत में 5.2 करोड़ ये बेल हैं, मतलब ड्राफ्ट एनिमल जो खेती के काम करने के लिए जानवर है, उसमें 5.2 करोड़ है। अब मतलब क्या, आज से 10 साल पहले 8 करोड़ थे, लेकिन वो अब कम हो गए हैं। और मजदूर कितने हैं? मजदूर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 13 करोड़ थे तो अभी 27 करोड़ मजदूर हैं अपने खेती के कामों में लगे हुए। तो हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने किताब लिखी है, तो उन्होंने बताया कि जो बेल है होता है उसका वजन का 8 से 20% तक खींचने का जो बल लगता है वो हम लगा सकते हैं। तो उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि हरियाणा, मालवी और नागौरी नस्ल के बेल 14% उनका जो वजन है, बेल का वजन है उसका 14% किलोग्राम फोर्स वो लगा सकते हैं, उतना वो खींचने के लिए ताकत लगा सकते हैं। तो उस पर अध्ययन हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं, जो बेल की एक बेल होता है, सामान्यतः एक बेल होता है, उसका वजन कितना होगा? 300 किलो से 600 किलो तक हो सकता है एवरेज, सामान्यतः। तो एक बेल की जोड़ का वजन कितना हुआ? 600 किलो से 1200 किलो। तो उसमें सामान्यतः 10% वो खींचान, मतलब खींचने के लिए बल लगा सकते हैं। तो वो 60 से 120 किलो तक खींचने का बल लगा सकते हैं। और उसमें से शक्ति कितनी जनरेट कर सकते हैं? आधा हॉर्स पावर से 1.2, और इवन बेल बड़े हैं तो 1.5 हॉर्स पावर तक पावर जनरेट कर सकते हैं, पावर वो दे कर सकते हैं, खींचान कर सकते हैं। तो ये देखो, अलग अलग तरह के जो बेल है, आपके इलाके में जैसा बेल है उसके अनुसार आप कल्पना कर सकते हो कि उसका वजन 300 होगा कि 600 होगा। तो बेल की जोड़ का वजन कितना होगा? 600 होगा, 1200 होगा। तो उसके अनुसार आप खुद ही दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये कितने खींचने के लिए कितना बल लगा सकते हैं और कितनी शक्ति है इनमें। तो ये अलग अलग तरह की है, जो आपके एरिया में जिस तरह के बेल हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हमने हमारे जो गुजरात का, मध्य गुजरात का आदिवासी विस्तार है, वहां पे कैसे हल काम में लेते हैं उसके बारे में हमने पहले सर्वे किया। बहुत सी तरह के हल हमने लाए,
और उसमें से देखा कि कौन सा हल सबसे ज्यादा काम में आता है। तो हमने वो हल हमने चून 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 लिया और उसमें हमने मतलब क्या है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, सुधारा किया कि उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे सामान्य मतलब छोटे और मार्जिनल फार्मर मीन्स नाना एंड मध्य किसानों को बहुत फायदा हो, क्योंकि उसके पास यही हल ऐसा है जो मतलब क्या है कि ज्यादातर किसानों के पास पाया जाता है। अब ये देखो, हमने जो अध्ययन किया उसमें मालूम पड़ा कि भी किसानों के पास इस तरह का हल है, ये आप देख ही रहे हो, इसका वजन 15 से 25 किलो है, अलग अलग तरह के। तो ये डिटेल इसमें हैंडल है, बीम है, हैंडल और बीम एक ही साथ है। फिर इसमें बूट, ये बूट अलग है। और फिर उन्होंने क्या किया है, एक शेयर बार, मतलब क्या है कि जमीन में गाड़ने के लिए मतलब क्या है, एक आयरन बार मतलब लोहे की छड़ लगा रखी है और ये बीम है। ये देखो इसका कलर फोटो, ये एक ही बॉडी है, बीम एंड हैंडल एंड बॉडी आर सेम, वेयर एक ही हैंडल है, एक ही बॉडी है एक। और इसके बाद ये इन्होंने बूट, इसको बूट कहते हैं, शू कहते हैं, ये अलग से इसमें फिट हो जाता है। और ये बीम है तो ये फाचर मतलब वेज लगा सकते हैं इसमें ताकि वो एकदम निकले नहीं। तो ये एक है, इसमें इनका वजन कितना है, 15 से 25 किलो तक हो सकता है। तो उसमें हमने क्या किया कि इसमें कुछ सुधार करें। तो मैंने आपको मिट्टी पलट हल बताया, तो उसके जो शेयर है हमने हल के दोनों तरफ लगा दिए इस तरह से। देखो सबसे पहले क्या किया, एक तिकोना ब्लेड ली और उसमें कबाड़ पाटे से ये पट्टी लाए और इनको वेल्ड कर दिया। तो उसमें हमने अलग अलग तरह के 45 डिग्री एंगल वाली, 60 वाली, 65 वाली, तो अलग अलग तरह के हमने किया। उसमें फिर ये पट्टी है, इसको थोड़ा सीधा रखा, थोड़ा इसको बेंड किया, उस हिसाब से इसको किया। फिर हमारे सामने प्रश्न था कि भाई इसको कहाँ लगाएं, जो बूट है उसके नीचे लगाएं, उसके ऊपर लगाएं या बीच में लगाएं। तो उसके लिए भी हमने अलग अलग तरह से अटैचमेंट बनाए और उनका हमने टेस्ट किया। ये इस तरह की पट्टी बनाई, ये देखो। फिर हमने 20 तरह के अलग अलग अटैचमेंट बनाए, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये लकड़ी का हल का बूट है और उसके ऊपर ये सरिया है और ये सरिये को पकड़ने के लिए एक ब्रैकेट है। तो इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा आगे। तो इस तरह के हमने बहुत सारे बनाए और बेल के साथ इसको जमीन को खेड़ने के लिए इसका बहुत उपयोग किया। और फिर साइंटिफिक वे से इसका हमने निर्देशन किया, साइंटिफिक वे से इसको टेस्टिंग किया। आप देख सकते हैं हमने फील्ड में गए, हम मतलब क्या खेत में गए और अलग अलग तरह से इसको हमने चलाया। तो ये अलग अलग तरह के हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह के हमने अटैचमेंट बनाए जो हल पे लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हल का बूट है, तो ये हल के बूट के नीचे लगा दिए। और ये देखो नट बोल्ट भी लगा दिए। जब अपने को बुआई करनी हो, वावनी करनी हो, तब ये नट बोल्ट हटा देने के, तो आराम से मतलब क्या बेटी इसको निकाल देना, तो अपना आराम से बुआई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के अटैचमेंट हमने बनाए, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। तो इस तरह के हमने अलग अलग बनाए और उसको खेत पे बहुत लंबे समय तक हमने टेस्ट किया। इस काम में हमने 4 से 5 साल लगे। फिर हमने इसका आपने निकाला भाई, इससे हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, उसको हमने फिर टेस्ट किया। फिर यूनिवर्सिटी ने, हमारे विश्वविद्यालय ने कहा भाई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये खेती के कामों के लिए देसी हल है, लकड़े के हल में अगर ये ऐसा अटैचमेंट लगा देते हैं तो किसानों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि देसी हल जो भी है उसके मुकाबले इसमें आधा समय लगता है खेत करने में। और जो मिट्टी है, मिट्टी की जुताई बहुत ज्यादा होती है, उसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ जाता है। और क्या है कि किसान को हल चला रहा होता है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। जो देसी हल है तो उसमें उसको 60 से 65 किलोमीटर 1 हेक्टेयर के पीछे चलना पड़ता है। लेकिन जब हमने सुधार किया
तो उसको 25 किलोमीटर ही चलना पड़ रहा है, मतलब आधा हो गया उसका चलना, उसका बिल्कुल आधा हो गया। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा अभी। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के हमने लिए। जो उसकी जो पोलाई है, खेड़ने की पोलाई है, वो 40 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 15 इंच। और पहले कितनी थी? पहले थी ये 8 इंच। तो आप देख सकते हो 8 इंच और ये 15 इंच, तो इतना चौड़ी अपने को जुताई होती है। और ये सारी माटी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि हमने जो मिट्टी पलट हल है उसकी ब्लेड लगाई हुई है दोनों तरफ। फिर हमारे यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग के लिए एक टीम आई, उसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर कुलपति साहब भी पधारे, उन्होंने भी इसको टेस्ट किया। आप देख रहे हैं कि ये बेल कितने कमजोर हैं, तो ये बेल भी आराम से इसको खींच सकते हैं, देखो। फिर ये देखो, ये हमारे कुलपति साहब भी इसको खेड़ के उन्होंने देखा और उन्होंने कहा भाई हाँ सारू से, इसलिए किसानों के लिए उन्होंने भलामण की है। तो ऐसा अटैचमेंट लगाने से किसानों को बहुत फायदा होगा। तो पहले अपन देख लेते हैं कि अपने संक्षेप में कौन कौन से भारत के हल हैं, उनमें ये लग सकता है कि नहीं। तो हमने इसको टेस्टिंग किया। ये देखिए डिफरेंट तरह के हल, ये अलग अलग तरह के हल जो अपने भारत में मिलते हैं। ये हल है महाराष्ट्र का, ये हल है। तो इन और ओवरऑल ये सभी तरह के हल हैं। तो इन सभी हल में, और वो इथियोपिया वाला हल है तो उसमें भी अपन नीचे लगा सकते हैं इसको। तो ऐसा एक अटैचमेंट, जो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऐसी एक त्रिकोण ब्लेड होती है, वो बाजार में आराम से मिल रही है। और जो जीप है या कार है, उसके स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग मतलब कबाड़ पाटा, उसके पाटे लाकर उसको मतलब क्या है कि टिपा कर इसके नीचे वेल्ड कर देना है। फिर इसको जो बूट है, जो अपने हल का बूट है, उसके नीचे के भाग में फिट कर देना है। इसका बारे में विस्तृत दे रखा हूं। ये देखो, ये अपने जो हल है उसका बूट है, और ये सरिया है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाना है। इस त्रिकोणात्मक चपले या त्रिकोणात्मक ब्लेड के ऊपर एक थोड़ा ब्रैकेट बनाना है, ताकि कि अपनी जो कोस है, सरिया है, वो एकदम फिक्स रहे। और ये नीचे साइड में ये जो कबाड़ पाटा के पट्टी है, सीरिंग ब्लेड, इनको भी ये सपोर्ट करके यहाँ पर एक दिया हुआ है ब्रैकेट। तो पट्टी लगा के इसमें होल कर दिया है, ताकि कि ये पूरा जो अटैचमेंट है वो हल के साथ चिपका रहे। और इसे जुताई करने में आधा समय लगता है। 1 हेक्टर खेड़ने में 55 किलोमीटर चलना पड़ता है अगर देसी हल हो तो। अगर ये लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 24 किलोमीटर ही चलना पड़ता है, 24 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। और देसी हल के मुकाबले जो पहले वाला हल है, उसके मुकाबले इसमें मिट्टी है, वो आधे समय में अपन खेड़ देते हैं। तो हल के पीछे चलने में 50% की कमी आई, और मिट्टी जुतने में 50% समय की कम आई। तो ऐसा हो जाए, ऐसी अटैचमेंट, इसका वजन 1 से मतलब 1.5 से 2 किलो भी नहीं है, वो आराम से आप बनवा सकते हैं। और उसकी कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन सभी किसान एक साथ मिलकर बनवाएं। अपने मतलब क्या है कि चलो भाई गांव के किसान है, सबने डिसाइड कर लिया, तो ये 100 रुपए के अंदर पड़ जाएगा। तो उसको लगाने से क्या है कि आपको समय बचेगा। और हार्ड मारी है भाई, जुताई करने में 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। 1 हेक्टर मतलब 100 बाई 100 मीटर नो विस्त का एरिया, ठीक है। तो ये आप किसान लगाएंगे तो बहुत होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत से बाजार में भी अपने जो ट्रैक्टर का कल्टी है, उसके जो औजार, उसके जो चपले या उसकी ब्लेड मिल रही है, उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी महंगी पड़ेगी, ये 300, 400, 500 रुपए तक पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको सेट होती है तो जो आपका जो देसी हल है उसके नीचे, अगर नीचे नहीं लग सकता है, लगाना चाहते हो तो बीच में या ऊपर कहीं भी लगाओ, लेकिन आपको इससे चौकस अवश्य फायदा होगा। और आपका जो समय है जुताई करने का, वो बहुत कम हो जाएगा, 50% हो जाएगा।
और आपको 50% कम चलना पड़ेगा, मतलब जुताई करते हुए हल के पीछे। तो ये देखो इस तरह के अलग अलग तरह के जो हल है बाजार में मिलते हैं, उनको आप काम में लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो अपने आप ही बनाओ जैसा मैंने बताया। तो હવે अंत में मैं શું कहूં છું કે મોટા ભાગ अपने भारत में ज्यादातर किसान के जो बल है वो भगवान श्री बलराम के हल की से ही प्रेरित है, उनसे ही, और वजन में हल्के हैं, 15 से 25 किलो तक की हैं। तो ये आराम से ऐसे हल तो आप सभी किसानों को काम में लेने चाहिए। और इसमें मतलब क्या है कि जो हमने सुझाया है, ऐसे तुम सीयर ब्लेड मतलब अटैचमेंट लगा दो तो 60 से 70 किलोमीटर चलने की जगह तुम्हें 25 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, और इसका वजन 1.5 से 2 किलो के बीच में ही है, और ये 150 से 200 रुपए में काम में आ जाएगा। इसीलिए हम सभी किसान मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि आपके पास जो हल है उसमें ये जो सीयर ब्लेड के चपले हैं जो हमने डिजाइन बताई है, वो उस डिजाइन के आप लगा लें तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको जुताई करने में भी बहुत फायदा होगा। और ऐसे चपले लगे हुए जो हल है उसे आप अंतरखेड मतलब इंटरकल्चरिंग वाविया मतलब बुआई करने के बाद गुड़ाई भी कर सकते हो आराम से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फायदे का सौदा है। तो इसके बाद क्या है, डाबी साहब है, इसके बाद अपन जो हल है उसमें उन्होंने एक नई शुद्ध मतलब क्या है कि नई खेत मतलब बुआई करने के लिए, वावनी करने के लिए एक नई यंत्र बनाया है। वो पेटी है, वो उसको अपने लकड़ी के हल के पीछे लगा देंगे तो आपको प्लांटिंग सारी अच्छी तरह से होगी। तो उन्होंने एक प्लांटिंग का अटैचमेंट बनाया है जो अपने हल के साथ लग जाता है, उसके बारे में डाबी साहब बताएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। पहले डाबी साहब का वक्तव्य सुन लीजिए। जय जय गरवी, जय जय गुजरात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आभार डाबी साहब। ओके सर। आप अपना वो स्क्रीन सर एक को बड़ा करेंगे सर, मैक्सिमम ओके सर। प्रेजेंटेशन व्यू। हाँ यस सर, दिख रहा है, शुरू कर सकते ओके सर। यस सर। ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ। આજના આ પારંપરિક હળમાં સુધારા દ્વારા જમીન ખેડવામાં થતા ફાયદા એ વિષય ખૂબ આજના કિસાન દિવસ નેશનલ ફાર્મર્સ ડે ઉપર ખૂબ જ સારો ટોપિક પસંદ કર્યો છે। આ ટોપિક અંતર્ગત આપણી કિસાન નેટની પૂરી ટીમ દીપકભાઈ ખેમલપુરી, રૂપાલી સાઠે મેડમ તથા એના વક્તા ડૉક્ટર સોનકા સાહેબે પણ ખૂબ જ સારું એના ઉપર જે હળમાં જે સુધારો કરી અને કેવી રીતે ખેડ સારી રીતે ખેડ કરી શકાય અને આપણે કેવી રીતે અંતર જે ચાલવાનું ખેડૂતો હળની પાછળ જે ચાલે એમાં કેટલું અંતર ઘટાડી શકીએ પર હેક્ટર એના વિશે ખૂબ જ સારી વાત કરી। આજના આ વેબિનારમાં જે કોઈ ખેડૂત મિત્રો ઉપસ્થિત છે એમનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અને જો સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે આપ આપના હળમાં થોડું મોડિફિકેશન કરી અને તેમાં આપનું હળ થોડું મીન્સ કે પ્રોડક્ટિવ થોડું વ્યવસ્થિત બનાવશો તો ચોક્કસ ફાયદો થશે। ખેડની જે ક્વોલિટી છે એમાં તો સુધારો થશે જ થશે, પણ જે તમે બળદની પાછળ જે ચાલો છો, જે ચાલવામાં જે તમારો સમય પણ જે સમય વધારે વ્યતીત થાય છે એમાં પણ તમે ઘટાડો કરી શકશો। અને જે ચાલવાનું જે લેન્થ છે જેટલા એ પર હેક્ટર તમે સપોઝ સાહેબે કહ્યું એમ 54-55 કિલોમીટર તમારે ચાલવાનું થાય છે,
પણ જો આ તમે સાહેબે જે બ્લેડ વિકસાવી એને લગાવી, હળની નીચેના ભાગમાં લગાવી અને એ જો હળ તમે ઉપયોગ કરો અને બળદની જોડથી તમે જો તમારા જે ખેતર ખેડવામાં સીડબેડ પ્રિપેરેશનમાં તેનો જો ઉપયોગ કરો તો તમારા 1 હેક્ટરમાં જે 54-55 કિલોમીટર ચાલવું પડે જે પારંપરિક જે હળ છે એના કરતો જે સાહેબે જે બ્લેડ્સ વિકસાય છે એ બ્લેડ જો તમે એ હળની નીચે લગાવો એનાથી જો તમે ખેડ કરવા જાઓ તો પર હેક્ટર જે 54-55 કિલોમીટર ચાલવું પડતું હતું એની જગ્યાએ તમારે 23-24 કિલોમીટર ચાલવું પડે. પરિણામે શું છે, બળદને બી થાક ઓછો લાગે, ઓછા સમયમાં તમારે ખેડ બી તૈયાર થઈ જાય. ખેડ કરવાવાળા જે ખેડૂત છે એમને પણ થાક ઓછો લાગે અને જે તમારી ખેડ કરી અને સીડબેડ પ્રિપેરેશન તૈયાર કરીને જે તમારી સિઝનમાં જે તમે જો પાક લેવા માંગતા હો એ તમે સમયસર પાક પણ લઈ શકો. તો એના વિશે ખૂબ સરસ વાત કરી સાહેબે. હવે હું એનાથી આગળ જતા એ હળની પાછળ એક એવું એટેચમેન્ટ જોડવામાં આવે કે ભાઈ અહીંયા અમારો સ્થાનિક વિસ્તાર એવો છે કે મકાઈનું વાવેતર બહુ વિપુલ પ્રમાણમાં થાય છે અને જનરલી આદિવાસી વિસ્તાર છે, ખેડૂતો પાસે લિમિટેડ જમીન છે, મીન્સ કે સ્કેટર્ડ છે જમીન. જે પહેલા મોટા મોટા ખેડૂતો હતા, હવે પ્રતિદિન જેમ જેમ પોપ્યુલેશન વધતી ગઈ એમ જમીનમાં પણ ભાગ પડતા ગયા, જમીન ઓછી થતી ગઈ. પરિણામે શું થયું કે ઓછી જમીનમાં મોટા મોટા ટ્રેક્ટર ચલાવવા અથવા તો ટ્રેક્ટર લાવવા ખેડૂતને પરવડે નહીં. તો તેવા સંજોગોમાં એના સ્થાનિક ખેડૂતો પોતે મકાઈની ખેતી કરતા હોય તો શું કરે છે કે એ જે દેશી હળ છે એને આમ ફનેલ ટાઈપનું આ યુનિટ જોડી નાખે અને એક જે ઓપરેટર છે એ બળદની જોડ ઓપરેટ કરે, હળ ચલાવે અને બીજા ભાઈ જે છે એ પોતે મકાઈના દાણા અંદર નાખે. જેનાથી શું થાય, જે ચાસ બને એમાં અમુક ચોક્કસ ઊંડાઈએ એ દાણા પડે. તો આ ડ્રોપિંગ સીડ્સ ઇન્ટુ ફનેલ ટાઈપ સીડિંગ ડિવાઇસ કનેક્ટેડ ટુ પ્લાવ. તો પ્લાવ સાથે આ ખેડૂતો પોતે પોતાની સૂઝબૂછથી આ પ્રમાણે એની ફનેલ ટાઈપનું જે એટેચમેન્ટ જોડી અને પોતે વાવણી કરતા હોય છે. જેનાથી શું થાય એમને કે એક્ઝેક્ટ જે ફરો બને, જે ચાસ બને એનો જે ભેજનું જે પ્રમાણ સારી રીતે જળવાઈ રહે, એટલે ચોક્કસ ઊંડાઈએ પડે અને પરિણામે દરેક જે તમે સીડ એક સીડ ઉગવાની પૂરી સંભાવના રહે. એટલે તમારું મોંઘું જે બિયારણ છે એ પણ બગડવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે. તો આ એક ખેડૂતોએ પોતાના સૂઝબૂછથી આવું એક વિકસાવ્યું. એના પછી ડિબલિંગ મેથડમાં ખેડૂતો શું કરતા હોય છે, જનરલી જે ચાસ બને એ ચાસમાં અમારા અહીંયા વિસ્તારમાં રેકોમેન્ડેડ સ્પેસિંગ મકાઈ વાવવાનું જે ભલામણ કરેલી છે તે 20x60 સેન્ટીમીટર, 20 સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ 60 સેન્ટીમીટર. તો બે છોડ વચ્ચે અથવા બે સીડ વચ્ચે 20 સેન્ટીમીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખતા હોય છે અને બે ચાસ વચ્ચે 60 સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખતા હોય છે. પરિણામે શું કે પર હેક્ટર અરાઉન્ડ 83,000 આસપાસ જે કંઈ પ્લાન્ટ્સ પોપ્યુલેશન હોવી જોઈએ એટલી આપણને મળી રહે. પરિણામે જે ઉત્પાદન સાયન્ટિફિક રીતે રેકોમેન્ડેડ જે કરેલું છે એ સ્પેસિંગથી વાવવાથી જે ઉત્પાદન આપણને મળવું જોઈએ એ ખેડૂતોને મળી શકે. તો ડિબલિંગ મેથડમાં જનરલી આ ચાસ બનાવતા હોય છે અને એ ચાસમાં જે ભેજવાળો ભાગ હોય એમાં 20x60 સેન્ટીમીટરના અંતરે આ જે ફાર્મના લેબર્સ એનું ડિબલિંગ એટલે મીન્સ કે એમાં દાણા મૂકે અને એના પછી સમાર કે એને ભાખર જે કહેતા હોય એનાથી આને આખો ચાસ ઉપર માટી વાળી દેવામાં આવે, જેથી મીન્સ કે આ જે તમે ચાસ બનાવ્યા છે એને પૂરી દેવામાં આવે. એટલે જેનાથી શું થાય કે જે તમારા સીડ મૂક્યા છે એને સારું એન્વાયરમેન્ટ મળી લે અને હવામાં એક્સપોઝ ના રહે. પરિણામે ભેજ બી સુકાય ના અને જે તમારા દાણા વાવ્યા છે એ ઉગવાની પૂરતી સંભાવના રહે. હવે એમાં અમે થોડું સંશોધન કર્યું કે બળદ સંચાલિત હળ સાથે જોડી અને એવું મકાઈની વાવણી માટેનું એક પ્લાન્ટિંગ યુનિટ બનાવ્યું. એની ડિઝાઇન આ રીતે અમે સેટ કરી
કે એક ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ રાખ્યું અને એક ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ પછી સીડ હોપર કે જે દાણા મૂકવા માટેનું એક આ હોપર રાખ્યું અને પ્લાવ તો જે ખેડૂતો યુઝ કરતા હોય એ જ અહીંયા એક સીડ ટ્યુબ આપી દીધી. એ સીડ ટ્યુબથી નીચે જે ચાસ બને ચાસના એક્ઝેક્ટ પાછળના ભાગમાં એક એક નક્કી કરેલા અંતરે દાણા પડતા રહે એ પ્રકારનું અમે એક નાનું પ્લાન્ટિંગ યુનિટ બનાવ્યું અમારા કોલેજમાં. અને એનાથી શું થશે કે ખેડૂતોને જે પેલો વધારાનો જે સીડ ડ્રોપ કરવા માટે જે માણસ જોઈતો હતો એની જરૂર નહીં પડે. અને આમાં સીડ હોપર છે એમાં દાણા મૂકી અને તમે વાવણી કરશો તો એને જે દાણા પડવાની જે પ્રક્રિયા છે એ આખી સીડ મીટરિંગ મિકેનિઝમ કહેવાય. એ આ જે ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ છે ગ્રાઉન્ડ વ્હીલથી અમે ચેન દ્વારા અહીંયા એક શાફ્ટ છે શાફ્ટ ઉપર મીટરિંગ ડિવાઇસ હોય એ ડિવાઇસમાં અમે પાવર આપ્યો જેનાથી શું થાય જેમ જેમ આ હળ આગળ ચાલતું જાય એમ આ ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ પોતે ફોરવર્ડ મોશન આગળ આગળ એન્ગ્યુલર મુવમેન્ટ કરતું જાય જેનાથી શું થાય અહીંયા ચેન રાખેલી છે એ ચેનના દ્વારા અહીંયા શાફ્ટ ફરે છે અને શાફ્ટ ઉપર એક મીટરિંગ યુનિટ રાખ્યું છે એના ઉપર એની જે પેરીફરી એની જે ગોળ બાઉન્ડ્રી છે એના ઉપર નાના નાના કપ ટાઈપના નાના ખોચા પાડેલા છે કે જેમાં મકાઈનો દાણો આવી જાય એક એક દાણો અંદર આ સીડ ટ્યુબમાં થઈ અને ચાસમાં પડતો જાય. તો આ પ્રકારની અમે અરેન્જમેન્ટ બનાવી છે. આપ જોઈ શકો કે આ ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ છે આ દેશી હળ એક પ્લાન્ટિંગ યુનિટ બનાવ્યું એમાં આ હોપર છે કે જેમાં દાણા નાખવાના આ ડાયરેક્ટ અહીંયાથી તમે પાવર આપી દીધો. અહીંયા મીટરિંગ ડિવાઇસ છે એ મીટરિંગ ડિવાઇસ ગોળ ઇન્ક્લાઇન પ્લેટ ટાઈપનું વુડન મીટરિંગ ડિવાઇસ છે એનાથી દાણાનું એક એક દાણા અંદર ડ્રોપ થતા જશે ચાસની પાછળના ભાગમાં. પરિણામે એક જે સ્કિલ્ડ લેબર જે તમારે જોઈએ એ તમે એને રોકી શકો કે એટલો ખર્ચો તમારે જે વાવેતરમાં જે એટલો ખર્ચો થતો હોય એટલો ખર્ચો પણ બચી શકે અને એ જે દાણા નાખવાનો જે માણસ છે એની સ્કિલ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. એટલે ઘણી વખત કેવું હોય કે જે દાણા ડ્રોપ કરવાવાળો માણસ છે સપોઝ આ માણસ એને સ્કિલ ના હોય સરખી રીતે દાણા યુનિફોર્મ રીતે નાખવાની એને પ્રેક્ટિસ ના હોય અથવા એના સ્કિલ ના હોય તો તમારા આખા ખેતરમાં અનઇવન પ્લાન્ટેશન જોવા મળશે અને વધારાના બિયારણનો વ્યય થશે. મીન્સ કે જે બિયારણ તમારે પર હેક્ટર જોઈતું એનાથી વધારે બિયારણ જશે. ઘણી વખત ઉગ્યા પછી પણ તમારે થિનિંગ એક એક છોડ કાઢવો પડશે. તો આ બધી મુશ્કેલીઓ નિવારી શકાય એટલા માટે આ પ્લાન્ટિંગ યુનિટ અમે બનાવ્યું છે. અને આ રીતે અમે ખેડૂતોના ખેતરમાં અને અમારી યુનિવર્સિટીના ફાર્મમાં પણ આ રીતે અમે એનો મોટા પ્રમાણમાં એનો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા છે અને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ કે જે 20 સેન્ટીમીટરના અંતરે જે દાણો મકાઈનો પડવો જોઈએ એ 20, 22, 20, 21, 19, 20 એ પ્લસ ઓર માઇનસ 1 or 2 સેન્ટીમીટરના અંતરે પડે છે અને ચોક્કસ ઊંડાઈએ એનું સારી રીતે ડ્રોપિંગ થાય છે. અને એના પછી અમે જ્યારે એનું જર્મિનેશન થાય ત્યારે પણ અમે ડેટા લેતા હોઈએ છીએ તો લગભગ 95% ઉપર એનું જર્મિનેશનના પર્સન્ટેજ પણ અમને મળ્યા છે. આ અમારું પોતાનું મીન્સ કે અમારી યુનિવર્સિટીએ અમને જે કોલેજને ફાર્મ ફાળવ્યું છે એ ફાર્મમાં અમે એના જુદા જુદા વર્ષે મીન્સ કે 2017માં 2018માં 2019માં એમ દર વર્ષે અલગ અલગ ખેતરોમાં એના પણ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા છે. અમને ખૂબ જ સારા પરિણામ એના મળ્યા છે. એટલે એના પછી એનું ચોક્કસ ફાઇન્ડિંગ શું મળ્યું એમાં જુદી જુદી ટેકનિક સાથે અમે એને સરખાવ્યું. એમાં ચોક્કસ ફાઇન્ડિંગ એ મળ્યું કે ભાઈ આ કોલેજે જે બળદ સંચાલિત હળ વડે ચલાવી શકાય તેવી ઓછી કિંમતનું પ્લાન્ટિંગ યુનિટ વિકસાવ્યું એ યુનિટની મદદથી હળ સાથે ઓળણી જોડીને તેમાં દાણા ઓળીને વાવવાની મીન્સ કે જે હળ સાથે પેલા ભાઈ જે ફનેલ ટાઈપનું ડિવાઇસ હતું એમાં જે દાણા ઉડતા હતા એની પદ્ધતિ કરતો અને દાણા થાણીને મીન્સ કે ડિબલિંગ મેથડ એના કરતો અનુક્રમે 37.87% 92.71% સમયમાં બચત થાય છે અને 50.30% અને 70.86% જેટલી ખર્ચમાં બચત થાય છે. પર હેક્ટર જે તમારો ખર્ચ વાવણી ખર્ચ થાય એમાં પણ 50% કોની સાપેક્ષ છે કે જે ફનેલ ટાઈપમાં
સીડ ડ્રોપ્સ કરતા હતા એ જે પદ્ધતિની સાપેક્ષે 50% અને જે ડિબલિંગ કરતા હતા, જે દાણા થાણીને વાવતા હતા, એ પદ્ધતિની સાપેક્ષે 70.86% જેટલી ખર્ચમાં બચત થાય છે. તેથી આ વિસ્તારના મકાઈની ખેતી, મીન્સ કે આ વિસ્તારના અથવા તો ગમે તે કે આખા ગુજરાતના અથવા આખા ઇન્ડિયામાં જો પણ આવું હળ વપરાતું હોય અને જે મકાઈની ખેતી કરતા હોય એવા દરેક ખેડૂતોને આવું મકાઈનું પ્લાન્ટિંગ યુનિટ વાપરવા માટે અમે લોકો ભલામણ કરીએ છીએ અને એ ઓછા ખર્ચે સારી રીતે વાવેતર કરી શકે છે. પછી આવું એવું બન્યું કે ભાઈ મકાઈ એટલી જ કેમ, તુવર, ચણા અથવા સોયાબીન એ પણ કેમ ના વાવી શકાય એનાથી? તો એના જે મીટરિંગ ડિવાઇસ હતું એમાં અમે ફેરફાર કર્યો. સપોઝ આ જુદા જુદા આ મકાઈ માટેનું આ નીચેની એવું મીટરિંગ ડિવાઇસ હતું જેનાથી આપણે 20 સેન્ટીમીટરના અંતરે જે કંઈ દાણા પડવા જોઈએ એ પ્રકારે અમે એના ખાંચા રાખેલા હતા. સોયાબીનના 7 થી 8 સેન્ટીમીટરે દાણા પડવા જોઈએ એટલે એમાં ખાંચાનું પ્રમાણ વધી ગયું. આમાં પણ એ પ્રમાણે સેટ કરી અને તુવરમાં પણ એ પ્રમાણે સેટ કરી અને મીટરિંગ જે ડિવાઇસ છે એમાં ચેન્જ કરી અને જે એક વ્હીલ હતું એની જગ્યાએ અમે 2 વ્હીલ બનાવી દીધા કે જેથી શું થાય કે સ્ટેબિલિટી સારી જળવાય. જ્યારે હળ ચાલે એ વખતે જે આ પ્લાન્ટિંગ યુનિટ છે એ બહુ હલહલ ના કરે, મીન્સ કે એનાથી સ્ટેબિલિટી સારી જળવાય. એનાથી જે સીડ ડ્રોપિંગની મિકેનિઝમ છે, સીડ ડ્રોપ થવાના જે ચાસમાં એ યુનિફોર્મ રીતે ડ્રોપ થાય, યુનિફોર્મ રીતે ચાસમાં આવે. અને એની પાછળ અમે એક નાનું કવરિંગ ડિવાઇસ પણ બનાવ્યું જેનાથી શું થાય કે માટી પણ જે આપણે મકાઈની વાવણી થઈ જાય અથવા તો સોયાબીનની વાવણી થઈ જાય અથવા તો તુવરની વાવણી થઈ જાય અથવા તો ચણાની વાવણી થઈ જાય એના પછી ઓટોમેટિક આ એક થોડું વજનદાર બનાવ્યું છે કવરિંગ ડિવાઇસ જેનાથી ચાસ પણ પૂરાઈ જશે. એ ચાસ ઉપર માટી આવી જશે, પરિણામે આપણા ચાસને પક્ષીઓ ખુલ્લા હવામાં રહે તો પક્ષીઓ પણ ખાઈ જવાનો સંભવ રહે. અને એના પછી એક આખું પ્લેન્કિંગ ઓપરેશન કરવાની પણ જરૂર પડે, એ ન કરવી પડે, એ ખર્ચ પણ બચી જાય. એટલા માટે એનું આ એક ડિવાઇસ પણ અમે રાખેલું છે. આ પ્રકારે આપ જોશો તો ચાસ બને અને એની વાવણી થાય અને પાછળ કવરિંગ આપ જોશો તો એ પૂરું વ્યવસ્થિત રીતે આખી માટી કવર થઈ જાય છે. અને આમાં પણ જે કંઈ દાણા અમે એનાથી જે જાય છે ચાસનું એ સંપૂર્ણપણે લગભગ 97% દાણા ઉગી જાય છે અને જે જર્મિનેશન રેટ પણ અમને સારો મળ્યો છે. આ સીડ મીટરિંગ યુનિટ છે આ મેં બતાવ્યું એ પ્રમાણે આ જુદા જુદા પાક માટે એ હોય છે. પણ આ જે એક સીડ મીટરિંગ યુનિટ છે એને એ બેવલ ગિયર આપેલો છે અને આ 2 જે વ્હીલ છે ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ એ બેનાથી એટેચમેન્ટ આપી દીધું અને ડાયરેક્ટ આ મીટરિંગ યુનિટ જેમ જેમ આપણું હળ જેમ જેમ બળદની જોડ સાથે જોડેલું જે હળ છે એમ ખેતરમાં જેમ જેમ આગળ વધતું જશે એમ આ ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ નું એંગ્યુલર મુવમેન્ટ ગ્રાઉન્ડ વ્હીલ પણ ફરતા જશે. પરિણામે શું થશે, આ બેવલ ગિયર એટેચમેન્ટ આપેલું છે એ મીટરિંગ યુનિટ છે એને પણ આમ વર્ટિકલી ફેરવશે. પરિણામે એક એક દાણો નીચે સીડ ટ્યુબ રાખેલી છે એમાં એક એક દાણો પડતો જશે. પછી મકાઈ માટે આપ આ યુઝ કરો એને ખાલી સિમ્પલ એક ખેડૂત પોતે પણ એક મકાઈ માટે જે બનાવેલું છે યુનિટ એને નીકાળી અને ચણાનું, તુવેરનું અથવા સોયાબીન કોઈ પણ પાકની એને ખેતી કરી હોય તો એ એક કાઢી અને જોડી શકે એટલા માટે જસ્ટ એક પિન રાખેલી છે. એ પિન કાઢી અને બીજું તમે મીટરિંગ યુનિટ અંદર જોડી શકો છો. અમે ફિલ્ડમાં પણ અમારી યુનિવર્સિટીના અધિકારી શ્રીઓ, અમારી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબ એમની હાજરીમાં અને યુનિવર્સિટીમાંથી પધારેલા ઓનરેબલ ડાયરેક્ટર રિસર્ચ સાહેબ અને અન્ય પદાધિકારીઓ તેમજ અધિકારીશ્રીઓની રૂબરૂમાં આનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરેલું અને એનું પરફોર્મન્સ ચેક કરેલું. તો એ પરફોર્મન્સમાં પણ એ 100% ખરું ઉતર્યું છે અને દરેક જે દાણો અંદર જમીનમાં અમે નાખતા એ દાણો 100% મીન્સ કે 95% થી ઉપર દાણા પોતે ઉગી જાય છે. પરિણામે શું થાય છે કે તમારું જે મોંઘું બિયારણ છે એ બિયારણનો પણ તમને ફાયદો થાય છે અને ઓછા સમયમાં તમે વધુ સારી રીતે ખેતી કરી શકો છો. જો બળદની છોડ રાખતા હોય અને હળ રાખતા હોય તો આ એક એટેચમેન્ટ તમે કરો તો તમે આખા ખેડૂત નહીં, વૈજ્ઞાનિક ખેતી કરતા ખેડૂત થઈ જાઓ.
તો આજે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીનો એક ઉદ્દેશ છે કે 2022 સુધી આપણા ભારતના કિસાનોની આવક બમણી કરી શકાય. તો બમણી ક્યારે કરી શકો તમે? કે કોસ્ટ ઓફ કલ્ટિવેશન, કે તે તમારે વાવણીનો ખર્ચ તમે ઘટાડો તો તમારા જે કંઈ બેલેન્સ, જે કંઈ તમારી આવક છે એમાં તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકો. શરૂઆતથી જો તમે બિયારણને તમે આ પ્લાન્ટિંગ યુનિટથી જ્યારે વાવણી કરતા હો તો તમારું બિયારણ તો બચે જ છે. એટલે બિયારણ જેટલું ઓછું જાય, મીન્સ કે જેટલું જરૂરી છે એટલી માત્રામાં જ જશે. તો જેટલું બિયારણ એટલું બચે છે, એટલે શરૂઆતથી જ તમારા એ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે. બીજું, ઓછા સમયમાં તમે વધારે એરિયામાં, વધારે વિસ્તારમાં ખેતી કરી શકો છો. પરિણામે તમારા સમયમાં બચત થાય. બીજું, તમે એક વધારાનો માણસ કે પાછળ ઓરવા માટે અથવા તો પેલા ફનિલ ટાઈપના યુનિટમાં દાણા નાખવા માટે એક વધારાનો જે સ્કિલ્ડ લેબર જોઈતો હતો એને તમે ઘટાડી અને તમે એ ઘટાડો, એટલે એ જે માણસ જોઈતો હતો એનો પણ ખર્ચ તમે ઘટાડી અને ખેતી ખર્ચ, જે તમારું કોસ્ટ ઓફ કલ્ટિવેશન, એ ઘટાડી અને ખેડૂત પોતે વધુ આવક મેળવી શકે એ દિશામાં એક અમારું એક પગલું છે. અમે ખેડૂતોને આવા પ્લાન્ટિંગ યુનિટના ઉપયોગ કરવા માટે ભલામણ કરીએ છીએ. યુનિવર્સિટીના અધિકારીશ્રીઓ તેમજ અમારી કોલેજના આચાર્યશ્રી, અમારા વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ તેમજ વિભાગીય વડાશ્રીઓની હાજરીમાં અમે એનું પરફોર્મન્સ ચેક કરેલું અને એના ખૂબ જ સારા પરિણામ અમને મળેલા. એનું ફાઇન્ડિંગ્સ એ હતું છેલ્લે બધા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા પછી અને એનું કમ્પેરિઝન કર્યા પછી કે ભાઈ આ યુનિટને ખૂબ જ સરળતાથી બળદ સંચાલિત હળ સાથે જોડી શકાય છે. ઓરણીને હળ સાથે જોડીને તેમાં દાણા ઓરીને તેમાં દાણા થાણીને મકાઈની વાવણીની પદ્ધતિઓ કરતો આ પ્લાન્ટિંગ યુનિટની વાવણી કરવાથી અનુક્રમે 49%, 49% તથા 94%, 94% સમયમાં તેમજ અનુક્રમે 60% અને 70% ખર્ચમાં બચત થાય છે. આ યુનિટથી મકાઈની વાવણી કરવાથી બિયારણમાં 57%, મકાઈની જે બિયારણ છે એમાં પણ 57% બચત તમે શરૂઆતથી જ કરી શકો છો. તુવેર, સોયાબીન તથા ચણાના પાકોની વાવણી માટે અનુકૂળ સીડ મીટરિંગ યુનિટ સરળતાથી ફિટ કરી શકાય તેવી ગોઠવણ હોવાથી મકાઈ ઉપરાંત તુવેર, સોયાબીન તથા ચણાનું પણ ખૂબ જ ચોકસાઈથી વાવેતર કરી શકાય છે. મકાઈ, તુવેર, સોયાબીન તથા ચણાની વાવણીની અસરકારક કાર્યક્ષમતા અનુક્રમે 0.13, 0.12, 0.10 and 0.10 હેક્ટર પ્રતિ કલાક છે. એ જુદી જુદી એની એ છે, એની ફિલ્ડ કેપેસિટી છે. આ જે ટ્રેડિશનલ મેથડ જે ફાર્મર્સ યુઝ કરતા હતા એના વિશે આપણે જોઈએ તો સાહેબ આમાં सर ऑप्टिमाइज करना है, કરવા માટે શું કરવાનું હતું સર? ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा दावी सर. हाँ, तो वो कैसे होता था वो? नहीं, अभी ओपन नहीं हो रहा है वो. अच्छा, तो अब सेव कर देता हूँ. ठीक, वापस एक बार शेयर स्क्रीन करेंगे. हाँ, उसको पहले बंद कर देता हूँ सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. फिर स्क्रीन स्क्रीन में जाना पड़ेगा ना? हाँ, फिर से एक बार शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा. ये लॉन्च सर शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए ना एक बार. एक मिनट. हाँ हाँ.
ये दाबी साहब का डिस्कनेक्ट हो चुका है स्वर्णका सर। आप अनम्यूट करेंगे सर प्लीज। स्वर्णका सर। हाँ साहब बोलिए। हाँ, ये दाबी सर का डिस्कनेक्ट हो चुका है। हाँ वो वापस जुड़ जाएंगे। यस, आ गए आ वापस। गए, वापस आ गए। हाँ हाँ हाँ। मेरा अनम्यूट कर दूं? हाँ चलेगा ना, ये दाबी सर जुड़ चुके हैं वापस। दाबी सर अनम्यूट करेंगे दाबी सर। ठीक, हाँ जी। स्क्रीन शेयर कर दिया सर। हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन शेयर अभी दिख नहीं रहा। हो गया। यस हो गया सर। अब हाँ, अभी वो फाइल खाली जो आपको दिखानी है वो दिखा दीजिए। अच्छा, मिनिमाइज करके। हाँ मिनिमाइज कर, ठीक। ऑप्टिमाइज कर दिया है ना सर? हाँ, मैं देख लेता हूँ सर। दिखता है सर? हाँ जी दिख रहा है, लेकिन ऑप्टिमाइज कर दीजिए ना, आप ऑप्टिमाइज नहीं किया है आपने। वो सर कैसे करते थे, वो भूल गए। अभी ये शेयर स्क्रीन बंद कीजिएगा वापस, शेयर स्क्रीन बंद कीजिए। अभी फिर से एक बार शेयर स्क्रीन पे खाली क्लिक कीजिए और नीचे आपको दिखेगा ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप। अच्छा, यस सर, यस सर। हाँ, हम्म। उस पर क्लिक करना है और फिर वो हाँ, वीडियो प्ले कीजिएगा। यस। ठीक है सर। हाँ हाँ, फाइन। देखो सर, ऐसे ड्रॉपिंग होता है। यू कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। रघुनंदन सर एंड दाबी सर, अगर आपका हो चुका है तो क्या कंक्लूड की और चलेंगे? अनम्यूट करेंगे सर आप? यस। ओके। हाँ सर, मेरा तो ऑलरेडी हाँ, हो गया है। स्वनका सर, जो मुझे बताना था वो दोनों। हाँ साहब बोलिए। ओवर टू यू, ओवर टू यू सर। हैं? आपके पास है वापस कंक्लूड। आपके पास आ गया है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। कंक्लूड कंक्लूड करना है तो कर दो सर, आगे समझ। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मतलब क्या है कि ये जो सेमिनार वेबिनार रखा गया है वो मतलब क्या है, बाई चांस है, हमें नहीं मालूम था कि आज किसान दिवस है। लेकिन ये इसका भी एडवांटेज मिल गया सभी किसान भाइयों को। किसान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान ही भारत की पहचान है। अपने भारत में किसान है, किसान के सिवाय भारत का डेवलपमेंट नहीं, भारत का विकास नहीं। किसान और छोटे और मंझोले किसान, मीडियम किसान जिनके पास बैल है। अपन भारत में किसान का नाम सुनते हैं तो अपने याद आता है कि किसान कंधे पे हल रखकर बैल की जोड़ी साथ लेकर जा रहा है, ऐसा ही चित्र अपने दिमाग में आता है। तो वही वही सही पहचान है। तो मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वो अपने बैल को अच्छी तरह से अपने भाई बंधु की तरह, अपने जैसे अपने घर का एक सदस्य है उसकी तरह उसको संभाल कर रखे, उसको खिलाए पिलाए। और उससे मतलब क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि कण कण में भगवान, रोम रोम में राम। तो गट गट में परमात्मा बसते हैं, तो उनके अंदर भी बस रहे हैं, तो उनको उस तरह से ट्रीट करो और वो आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि सभी किसानों के पास हल तो है ही है, हल में वो थोड़ा सुधारा करा ले, जैसे हमने बताए हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे, तो उनको क्या है कि खेती काम करने में 50% समय लगेगा, आधा समय लगेगा। और मतलब क्या है, हल के पीछे चलने के भी में भी आधे आधी से ज्यादा मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी किसान भाइयों को मैं ये सेमिनार देखने के लिए और इनके आयोजकों को, किसान संवाद डाबी साहब, हमारे एचओडी पंकज गुप्ता साहब और हमारी यूनिवर्सिटी के अधिकारी डीन डॉक्टर आर सुखैया
और इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो वेबिनार में सम्मिलित हुए, और सभी स्टाफ जितने भी इसमें सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये डॉक्टर रघुनंदन सोनका जी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, अगर कोई डायरेक्टली उनको कॉल करना चाहते हैं, ईमेल करना हाँ, और चाहते हैं किसी को तो कुछ कर सकता है। सवाल है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यस, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दादी सर एंड रघुनंदन सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, और किसान संवाद से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।